क्या पढ़ा था बेटा हमने? कल हमने बेटा लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया था चैप्टर 18 को, और उसके अंदर हमने लेजर की चीजें पढ़ी थी। अब इसकी भी एक्सरसाइज मैं कल तक अपलोड कर दूंगा, आप उसके क्वेश्चंस देख लीजिएगा। हम चलते हैं बेटा चैप्टर 19 की तरफ, और ये जो चैप्टर 19 है ये भी आपके सिलेबस के अंदर तकरीबन आखिरी एक दो टॉपिक्स को छोड़ के सारा जो है वो आपके सिलेबस के अंदर मौजूद है। ये भी इसी तरह से छोटा चैप्टर है, लेकिन इसके अंदर जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो उसी तरह से ज्यादा है जिस तरह से चैप्टर 17 के अंदर ज्यादा कॉन्सेप्ट होता है। तो चैप्टर 18 जो हमने पढ़ा उसके अंदर हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होती है, एटम किस तरह से बना हुआ होता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से ऑर्बिट करते हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। ये जो चैप्टर 19 है ये डिस्कस करता है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर से, कि न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से। तो पहले हम तय करेंगे कि न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद हम तय करेंगे कि न्यूक्लियस की डेंसिटी वगैरह ये क्या होती है या उसकी एक्टिविटीज क्या होती है। देखिए बेटा, न्यूक्लियस की साइज कितनी छोटी होती है, ठीक है, कि जो एटम होता है उसमें भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसकी साइज कितनी छोटे से छोटी होती है। इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट बना लें कि सपोज करें कि हम सन और सोलर सिस्टम की कंपैरिजन कर दें कि ये सन है और आप कह लें कि ये पूरा सोलर सिस्टम है जिसके अंदर मुख्तलिफ प्लैनेट्स हैं। तो अगर सन के रेडियस और इस एरिया के दरमियान जो आपस में ताल्लुक होता है, ठीक है, आप कह लें कि सन का रेडियस अपने इस सोलर सिस्टम की विड्थ से 6000 जो है वो टाइम्स कम है। क्या आप कह सकते हैं कि जो सोलर का रेडियस है, सन का रेडियस है, उससे सोलर सिस्टम कितने एरिया में फैला हुआ है, उसका रेडियस जो होता है वो सन की अपनी साइज के मुकाबले में कितना ज्यादा है, 6000 या 7000 टाइम्स ज्यादा है। लेकिन अगर एटम की और न्यूक्लियस की कंपैरिजन करें तो एटम भी लाइक अ सोलर सिस्टम है। प्लानिटरी मॉडल हम लेते हैं रदरफोर्ड का, तो अगर हम न्यूक्लियस की और बाहर के जो ऑर्बिट्स हैं उनकी कंपैरिजन करें तो न्यूक्लियस की साइज जो होती है वो ऑर्बिट की साइज से 60,000 टाइम्स छोटी। सन और सोलर सिस्टम की कंपैरिजन 6 से 7,000 टाइम्स, कि सन का रेडियस अपने सोलर सिस्टम के डिस्टेंस से कितनी बार कम है, 6 से 7,000 टाइम्स कम है। लेकिन जो न्यूक्लियस होता है एटम का, वो एटम की साइज से कितना छोटा है, 60,000 टाइम्स छोटा है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि अगर एक न्यूक्लियस एक बाल जितना होता, सपोज करें जितना टेनिस बाल है ना, अगर इतना होता न्यूक्लियस की साइज, तो उसके बाहर एटम की साइज जो होती वो तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर साइज होती। अब 5-6 किलोमीटर के मुकाबले में आप एक टेनिस बॉल की साइज देख लें कितनी छोटी होती। तो न्यूक्लियस जो होता है उसकी आप इंपॉर्टेंस समझे कि न्यूक्लियस जो होता है वो एटम के अंदर भी न होने के बराबर है। ठीक है ना, एटम के हिसाब से भी अगर न्यूक्लियस को देखते हैं तो न्यूक्लियस जो होता है वो एटम के हिसाब से भी बहुत ही जो है वो एक छोटा सा पार्टिकल है। ठीक है,
अब हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में कुछ थ्योरीज दी गई है आपके बुक के अंदर के न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर क्या होती है, कि अगर न्यूक्लियस है तो उसके अंदर कौन से पार्टिकल्स होंगे, उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो पहली थ्योरी है बेटा, वो है बिफोर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर आप कहेंगे कि न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बिफोर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से पहले न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर किस तरह से मानी जाती थी। ठीक है, तो बेटा ये आप कह सकते हैं कि जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो शुरू में ये माना जाता था कि एटम जो होता है ना, जितने भी एटम मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं, ये एटम्स दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, के सारे जो एटम हैं वो हाइड्रोजन के एटम से बने हुए। ये माना जाता था कि अगर हीलियम है फॉर एग्जांपल, तो ये कहा जाता था कि 4 हाइड्रोजन के एटम्स जो हैं उन्होंने मिलके एक हीलियम का एटम बना है। ठीक है, अगर इस चीज को हम सही मान लें तो हमें एक दो ऐसी चीजें हैं जो कंफ्यूज करती है। ठीक है, पहली चीज ये है कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अगर हम कहते हैं कि सपोज करें ये हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन के अंदर आपको पता है कि हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन। अब अगर हम हीलियम देखते हैं तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। अगर हम हीलियम देखते हैं तो इसका मास हाइड्रोजन से 4 गुना बड़ा है, और अगर हम इसका मास 4 गुना बड़ा है, इसका मकसद है 4 हाइड्रोजन ने मिलके इस हीलियम को बनाए। इसका मकसद है कि हीलियम के अंदर कितने प्रोटॉन होने चाहिए? 4। अब हीलियम के अंदर 4 प्रोटॉन होने चाहिए, क्योंकि ये किससे बना हुआ है? 4 हाइड्रोजन से बना हुआ है। ठीक है, और आपको पता है कि इसका मतलब है कि फिर इसके ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 4 होने चाहिए। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि हीलियम किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन से, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके न्यूक्लियस के अंदर 4 प्रोटॉन होंगे, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 2 होने चाहिए। ठीक है, 4 होने चाहिए, तभी ये क्या होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, अदरवाइज ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होगा। लेकिन अगर हम देखते हैं तो हीलियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सिर्फ ऑर्बिट के अंदर 2 होते हैं, जबकि जो थ्योरी थी उसके मुताबिक कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए। और इस हीलियम का जो मास होना चाहिए वो हाइड्रोजन से कितना ज्यादा होना चाहिए? 4 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन का मास अगर 1 है तो 4 हाइड्रोजन ने मिलकर क्या बनाया? हीलियम। तो हीलियम का मास कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। ठीक है, और हाइड्रोजन में अगर एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन है तो हीलियम में कितने होने चाहिए? 4, तभी वो इलेक्ट्रिकली क्या होगा? न्यूट्रल होगा। लेकिन अगर हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं तो हीलियम के ऑर्बिट्स के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब ये बाकी 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? तो ये माना जाता था कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर है और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे? न्यूक्लियस के अंदर है। सपोज करें ये माना जाता था कि 2 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में, तो बिफोर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन ये माना जाता था जिस तरह से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर भी
मौजूद होता है। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस किसी भी एटम के न्यूट्रल होने के लिए जरूरी है कि उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हो उतने ही क्या हो, प्रोटॉन्स हो। तो अगर हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन से हीलियम बनता है तो उसके अंदर 4 प्रोटॉन होंगे, 4 प्रोटॉन होंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होने चाहिए, 4। इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर है और 2 इलेक्ट्रॉन कहां पे, न्यूक्लियस के अंदर है, तभी 4 इलेक्ट्रॉन हुए और 4 प्रोटॉन हुए, तभी जो न्यूक्लियस ऑफ द जो सॉरी एटम ऑफ द जो है वो हीलियम जो होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो। अब इस चीज की कोई प्रूफ अगर हम देखेंगे, क्या कोई ऐसा प्रूफ है कि जो है वो इलेक्ट्रॉन वाकई न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है? इसका प्रूफ भी है एक। आपको पता है रेडियो एक्टिविटी के अंदर आप पढ़ते हो बीटा नेगेटिव पार्टिकल। बीटा के अंदर क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन होता है। और ये जो रेडियो एक्टिविटी है ना, ये न्यूक्लियर एक्टिविटी है बेटा। अल्फा निकलता है न्यूक्लियस से निकलता है, बीटा निकलता है न्यूक्लियस से निकलता है, गेमा निकलता है तो भी न्यूक्लियस से निकलता है। रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर एक्टिविटी है। तो जो साइंटिस्ट कहते थे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, वो इस चीज को एज एविडेंस लेते थे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में है तभी बीटा एक्टिविटी में न्यूक्लियस से निकलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते तो फिर ये बीटा एक्टिविटी में न्यूक्लियस से कैसे निकल सकते, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर है तभी ये न्यूक्लियस से निकलते हैं। अदरवाइज ये न्यूक्लियस में अगर ना होते तो न्यूक्लियस से कैसे निकलते। तो बीटा एक्टिविटी जो थी इसको एज स्ट्रॉन्ग एविडेंस माना जाता था कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसकी एविडेंस ये। ठीक है, आप कह सकते हैं कि एज स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो है वो इसको माना जाता था। लेकिन एक और भी चीज थी जो इस चीज के अगेंस्ट थी। ठीक है, आप कहोगे यहाँ पे लिख लीजिएगा कि बीटा एक्टिविटी, आप कह सकते हैं कि बीटा एक्टिविटी, बीटा एक्टिविटी सपोर्टेड दिस concept, supported, आप इसको इस तरह ले लें कि supported the concept of presence of electron within न्यूक्लियस, के इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसके अंदर मौजूद होता है, न्यूक्लियस के अंदर। इसकी एविडेंस जो थी वो कौन सी मानी जाती थी, बीटा एक्टिविटी को माना जाता था। लेकिन एक ऐसी चीज थी जो इस थ्योरी को डिनाई करती थी। आपको पता है कोई भी पार्टिकल जब न्यूक्लियस में रहता है तो न्यूक्लियस के अंदर रहना इतना आसान नहीं है। ठीक है, पहली बात ये कि न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है कि प्रोटॉन प्रोटॉन जो होता है वो रिपेल करता है, वो प्रोटॉन रिपेल करते हुए भी न्यूक्लियस के अंदर रहता है, क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हेड्रॉन्स होते हैं। मैंने आपको एलिमेंट्री पार्टिकल पढ़ाए थे कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हेड्रॉन्स होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर रख सकती, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करती है हेड्रॉन्स पे। लेकिन इलेक्ट्रॉन हेड्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लेप्टॉन के ऊपर एक्ट नहीं करती। तो क्वेश्चन सबसे बड़ा ये था कि न्यूक्लियस को बनाने वाली फोर्स तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्ट ही नहीं करती, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर कैसे रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। फिर कौन सी फोर्स है जो इसको न्यूक्लियस के अंदर रखती। ठीक है,
और दूसरी बात ये थी कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहेगा तो न्यूक्लियस के अंदर जो कम से कम एनर्जी होती है, ये बेटा बुक में लिखी है, न्यूक्लियस के अंदर रहने के लिए जो एनर्जी होती है, कम से कम जो एनर्जी चाहिए होती, वो होती है बेटा 10 पावर 3 MeV। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है तो मसला ये था कि ये जब इलेक्ट्रॉन बीटा एक्टिविटी में बाहर निकलेगा तो इसकी एनर्जी जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 10 पावर 3 MeV। लेकिन जो बीटा के अंदर एनर्जी है वो कितनी है, 2 to 3 MeV। ये एक बड़ी कंफ्यूजिंग बात थी कि अगर न्यूक्लियस के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन रहता है तो जब वो एज अ बीटा निकले तो उसके पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए, 10 पावर 3 MeV होनी चाहिए। लेकिन जो बीटा निकलता है उसके पास सिर्फ कितनी होती है, 2 to 3 MeV होती है। इसका मकसद है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं रह सकता, क्योंकि उसके लिए जितनी रिक्वायर्ड एनर्जी होनी चाहिए उतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, तो ये चीज ऐसी थी जिसने जो है वो इस बात को डिनाई किया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद नहीं रह सकता। और उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा था रदरफोर्ड के मुख्तलिफ जो है वो, सॉरी थॉमसन के जो स्टूडेंट्स थे, एक रदरफोर्ड था, दूसरा चेडविक था। तो चेडविक ने बाद में डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की, उसके बाद पता लगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहता और ना ही जो मुख्तलिफ एटम्स हैं वो हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर एक और पार्टिकल को डिस्कवर किया गया जिस पार्टिकल को हम कहते हैं कि ये न्यूट्रॉन है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। तो अब न्यूक्लियर स्ट्रक्चर हम ये मानते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है वो प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स की कॉम्बिनेशन से बनता है। कोई भी और पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर रिजाइड नहीं करता, न इलेक्ट्रॉन या एनी अदर सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर मौजूद नहीं होता। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ये होती है कि उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। वो पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद जो होती है वो आपको पता है एटॉमिक नंबर कहलाती है, मास नंबर कहलाती है। और जो प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी एटम की, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से तय होती हैं। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी न्यूक्लियस के अंदर इधर उधर होते हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तब्दील हो जाती है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस होता है उसके चार्ज नंबर को, ये चीजें आपको पता है, Z से जाहिर किया जाता है, मास को A से जाहिर किया जाता है। ठीक है, कल डिस्कस करेंगे हम आइसोटोप्स के बारे में और हम शुरुआत करेंगे इंशाल्लाह रेडियो एक्टिव।